बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अवतार। इस कहानी की शुरुआत में अंतरिक्ष की गहराइयों में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। ये वक्त होता है सन 2154 का। ये वो वक्त है जब धरती पर इंसानों ने सभी नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसीलिए ऊर्जा के नए रिसोर्स के लिए इंसान एक दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं, जिस ग्रह का नाम है पेंडोरा। स्पेसशिप के अंदर स्लीपिंग चैम्बर में एक आदमी की नींद खुलती है, जिसका नाम जैक सली है। जैक कहता है कि पिछले 6 सालों से जब से हम धरती से चले तब से हम सब के सब इन स्लीपिंग चैम्बर्स में सो रहे हैं। जैक बताता है कि मैं कभी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि मेरा भाई था जो कि एक साइंटिस्ट था। पर इस सफर पर आने से पहले ही एक चोर ने चंद पैसों के लिए गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मेरे और मेरे भाई का डीएनए सेम था, इसीलिए उसकी जगह मुझे इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया, क्योंकि मेरे भाई के ऊपर कंपनी ने बहुत पैसा खर्च किया था। मैं तो एक सैनिक था जिसने जंग में अपने दोनों पैर गंवा दिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये पेंडोरा ग्रह पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं। साथ ही यहाँ पर चारों तरफ लोग होते हैं जिनके चेहरे पर मास्क और हाथों में हथियार होते हैं। पृथ्वी पर ये सब सैनिक थे, पर यहाँ पर ये पैसों के लिए काम करते हैं। यहाँ का वातावरण इंसान के अनुकूल नहीं है, यानी कि इंसान इस वातावरण में सांस नहीं ले सकता। इसके बाद कर्नल माइल्स को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ की सिक्योरिटी ऑपरेशन के हेड हैं। वो बताते हैं कि ये जगह नर्क से भी बदतर है। इस ग्रह पर हर वो चीज जो सांस लेती है वो तुम्हें मारना चाहती है। अगर तुम अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। कर्नल की बातों से साफ साफ पता चलता है कि वो इस ग्रह से और इस ग्रह के जीवों से सख्त नफरत करते हैं। अब जैक साइंस लैब में जाता है, जहां इन्हें बहुत बड़े बड़े क्लोन्स दिखाए जाते हैं। दरअसल ये इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के क्लोन्स हैं, जिन्हें इंसानों के और इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के डीएनए से मिलाकर बनाया गया है। यानी कि ये दिखते तो बिल्कुल इस ग्रह के लोगों की तरह है, जिन्हें नावी कहा जाता है, पर इनके अंदर इंसानों का भी डीएनए है। ये एक तरह का साइंस एक्सपेरिमेंट है, जिसमें इंसान का दिमाग इन क्लोन्स को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। जैक को उसके भाई का क्लोन दिखाया जाता है, जो अब जैक का क्लोन है। इन क्लोन्स को अवतार कहा जाता है, इसीलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम अवतार होता है। यहाँ पर जैक की मुलाकात डॉक्टर ग्रेस से भी होती है, जो अवतार प्रोग्राम की हेड है। दरअसल उसे जैक की नहीं बल्कि उसके भाई की जरूरत थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात से नाराज होकर वो पार्कर के पास जाती है। पार्कर इस पूरे प्रोग्राम का हेड है। वो पार्कर को कहते हैं कि मुझे किसी फौजी की जरूरत नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक की जरूरत है। पार्कर उसे कहता है कि हम लकी थे कि उसके भाई से उसका डीएनए मैच करता था, और अब मैं जैक को तुम्हारे साथ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाकर भेजूंगा। अगर हम इस ग्रह पर रहने वाले लोगों की तरह दिखेंगे तो हम उनसे जल्दी दोस्ती कर पाएंगे, लेकिन हमारे रिश्ते दिन ब दिन उनसे बिगड़ते ही जा रहे हैं। ग्रेस कहती है कि अगर तुम उन पर गोली चलाओगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे ही। पार्कर उसे वो पत्थर दिखाता है जिसे अनऑब्टेनियम कहा जाता है, जो इस ग्रह की जमीन के अंदर भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। पार्कर कहता है कि हम इस ग्रह पर इस बेशकीमती पत्थर की वजह से है, जो हमारी दुनिया में 1 किलो 100 करोड़ का बिकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा, तुम्हारे साइंस का खर्चा सब इसी पत्थर से आता है, इसीलिए जो भी हमारे बीच में आएगा हमें उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद जेक को दिखाया जाता है, जो एक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर जाता है। दरअसल एक मशीन है जिसके अंदर जाने के बाद इंसान गहरी नींद में चला जाता है, पर उसका क्लोन जो उसके डीएनए से बना है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। यानी कि उसका इंसानी शरीर तो सो जाता है, पर उसका वो शरीर जो उसके डीएनए से और इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के डीएनए से बना है, जिसे अवतार कहा जाता है, वो जाग जाता है। और जब जैक का अवतार जागता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि इस अवतार में उसके पैर बिल्कुल ठीक है। वो डॉक्टर्स के मना करने पर भी खड़ा हो जाता है और इस जगह से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो पूरी तेजी से भागता है। ये उसके लिए एक सपने की तरह है, क्योंकि एक इंसान जिसके पैर नहीं है, उसकी जिंदगी में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि वो अपने पैरों पर भाग रहा है। यहाँ पर डॉक्टर ग्रेस भी आती है। वो जैक से पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जैक कहता है कि मैं बता नहीं सकता। अब रात हो जाती है और इन सब अवतार को, जितने भी क्लोन्स होते हैं, इन सब को सुला दिया जाता है। और जैसे ये सोते हैं, जैक अपने इंसानी जिस्म में उड़ जाता है। यानी कि जब अवतार सोता है तो इंसानी जिस्म उठता है, और जब इंसानी जिस्म सोता है तो अवतार उड़ जाता है। अब अगले दिन कर्नल माइल्स जैक को अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा
तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया। तुम काफी बड़ी बड़ी जंगें लड़ चुके हो। मुझे तुम्हारे जैसे सिपाही की जरूरत है। मुझे इस साइंस के प्रोजेक्ट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जहां पर इस ग्रह के लोग रहते हैं, जहां पर उनका गांव है, वहां पर बहुत सारा अनऑब्टेनियम है। मैं चाहता हूं कि तुम उनके बीच जाओ, उनमें शामिल हो जाओ, उनसे दोस्ती करो, और जब सही वक्त आए तो तुम उन्हें गांव खाली करने के लिए कहना, ताकि उस जगह से हम सारा अनऑब्टेनियम निकाल लें। अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारी टांगे हमेशा के लिए ठीक करवा दूंगा, तुम्हारी असली टांगे। जैक कहता है कि मैं आपके लिए जरूर काम करूंगा। अब अगले दिन जैक, ग्रेस, नॉम और उसके कुछ साथी कैंप से बाहर जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर इस ग्रह के लोग और बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। ग्रेस पेड़ पौधों के सैंपल ले रही होती है। तभी जैक उनसे अलग इस जंगल को देखने लगता है। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। जैसे वो उसे टच करने की कोशिश करता है, वो बंद हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर वो एक के बाद एक सभी पौधों को टच करने की कोशिश करता है, जिस वजह से सभी पौधे बंद हो जाते हैं और उनके पीछे होता है खतरनाक जानवर। अब ग्रेस भी वहां पर आ जाती है। ग्रेस उससे कहती है कि तुम हिलना मत, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जैक भाप जाता है कि वो उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ रहा है। जैक भी पूरी बहादुरी से उसकी तरफ भागता ताकि वो डर जाए, और होता भी ऐसे है। वो खतरनाक जानवर डर कर रुक जाता है, लेकिन वो जैक से नहीं डरा होता, बल्कि उसके पीछे उससे भी एक खतरनाक जानवर आ गया होता है, जो इस प्लेनेट पर सबसे खतरनाक है। ग्रेस उससे कहती है कि जितनी तेज भाग सकते हो भागो, और अब जैक भागना शुरू करता है। वो जानवर भी लगातार उसका पीछा करता है, पर तभी उसके सामने झरना आ जाता है, जिससे जैक कूद जाता है। इस तरह से जैक अपनी जान तो बचा लेता है, पर वो अपने साथियों से अलग हो चुका है। अब वो इस खतरनाक जंगल में भटक रहा है। उसे नहीं पता कि उसे कहां जाना चाहिए। तभी हमें पेड़ के ऊपर दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम निटीरी है, जो इसी ग्रह की है। वो जैक को देख लेती है और अब वो उसे अपने तीर से मारने वाली होती है कि तभी उसके तीर के ऊपर एक अजीब सी चीज आकर बैठ जाती है, जिस वजह से वो जैक को नहीं मारती। जैक को भटकते भटकते रात हो जाती है। चारों तरफ से खतरनाक जानवरों की आवाज आ रही होती है। जैक बड़ी मुश्किल से आग जलाता है, पर तभी उस पर इस ग्रह के जंगली कुत्ते, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, एक साथ हमला कर देते हैं। जैक उनका सामना करने की कोशिश भी करता है, पर वो इतने सारों को मार नहीं सकता। इससे पहले कि वो जंगली कुत्ते जैक को मारते, यहाँ पर वही लड़की जिसका नाम निटीरी है, जो जैक को तीर मारने वाली थी, वो आ जाती है और वो सभी जंगली कुत्तों को मार कर भगा देती है। इसके बाद वो जाने लगती है, लेकिन जैक भी उसका पीछा करता है और कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी चीजें सीखना चाहता हूँ। निटीरी कहती है कि आसमानी लोग सीख नहीं सकते, क्योंकि उन्हें कुदरत नहीं दिखती। तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और तभी जैक के ऊपर उसी तरह के फूल जो निटीरी के तीर के ऊपर आकर बैठे थे, पूरे शरीर पर बैठ जाते हैं। ये देखकर निटीरी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। जैक उससे पूछता है कि सब क्या है। वो बताती है कि ये पवित्र आत्माओं के पेड़ के बीज हैं। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। और इसके बाद वो जैक को अपने साथ ले जाने लगती है, पर तभी यहाँ पर उसी के कबीले के कुछ लोग आ जाते हैं, जो जैक को बंदी बनाकर अपने कबीले में ले जाते हैं। निटीरी के पिता इस कबीले के सरदार होते हैं और उसकी मॉम एक स्पिरिचुअल गुरु होती है, जो जैक का खून टेस्ट करती है और वो समझ जाती है कि ये एक पवित्र आत्मा है। जैक कहता है कि मैं तुम्हारे तौर तरीके सीखना चाहता हूँ, तुम किस तरह से शिकार करते हो मैं ये भी सीखना चाहता हूँ। और वो जैक को सिखाने के लिए मान जाते हैं। रात को जैक यहाँ पर सो जाता है और अगले पल वो अपने कैंप में, जहाँ पर उसका इंसानी शरीर है, वो उठ जाता है। जैक को जिंदा देखकर सब बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि सभी को अभी तक यही लग रहा होता है कि जैक के अवतार वाले शरीर को मार दिया गया होगा। जैक बताता है कि मैं उनके कबीले में शामिल हो चुका हूँ और वो मुझे सिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब मैं भी उनके परिवार का हिस्सा हूँ। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। पीटर जैक से कहता है कि जहाँ पर उनका गांव बसा है वो पूरा एरिया 200 किलोमीटर तक फैला है और वहां पर अनऑब्टेनियम का भंडार है। तुम्हें उन्हें वहां से हटने के लिए कहना होगा, क्योंकि मैं किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहता। जैक कहता है कि अगर उन्होंने अपना गांव खाली नहीं किया तो क्या। कर्नल कहता है कि तुम्हारे पास 3 महीने हैं, इसके बाद हम अपना तरीका अपनाएंगे। और अब जैक रोज उनके गांव में जाना शुरू कर देता है, जहां निटीरी उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है कि जंगलों में कैसे जाया जाता है, पेड़ों पर कैसे भागा जाता है, किस तरह से हथियार चलाए जाते हैं। जैक भी उनके तौर तरीके पूरी शिद्दत से सीख रहा होता है और बहुत जल्दी वो उनकी लगभग सभी कलाओं को, उनकी जीवन शैली को पूरी तरह से सीख जाता है। और एक दिन निटीरी जैक से कहती है कि अब तुम नावी बनने के लिए तैयार हो। दरअसल ये इस कबीले का एक रिवाज है, जहां पर हर एक इंसान को ट्रेनिंग करवाई जाती है और जब वो
सभी कलाओं में परफेक्ट हो जाता है तो उसे नावी बना दिया जाता है, यानी एक तरह का योद्धा। निटिरी कहती है लेकिन इससे पहले तुम्हें अपना इकरान चुनना होगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पक्षी हैं जिनके ऊपर बैठकर यहाँ के लोग सवारी करते हैं, लेकिन एक नावी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही पक्षी चुन सकता है, जिसके लिए एक बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। और अब जैक इसी कबीले के बाकी लोगों के साथ, जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, जो अपना इकरान चुनने के लिए जा रहे हैं, जैक भी उनमें शामिल हो जाता है। ये एक बहुत लंबा सफर होता है जहाँ पे आसमान में बादलों से भी ऊपर उड़ने वाले पहाड़ होते हैं। ये सब के सब उस रास्ते से उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे इकरान होते हैं। निटिरी भी अपने इकरान के ऊपर बैठकर इस जगह तक पहुंच जाती है। सबसे पहले जैक को भेजा जाता है। जैक निटिरी से पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इकरान कौन सा है। निटिरी कहती है कि वो तुम पर हमला करेगा, और इसके बाद जैक वहां पर इकरान चुनने के लिए जाता है। एक इकरान उस पर हमला करता है। जैक बड़ी मुश्किल से उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है और इसके बाद वो उसकी सवारी करता है। शुरू में जैक को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जल्दी वो सीख जाता है कि इकरान को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और इसके बाद जैक और निटिरी अपने अपने इकरान पर आसमान की लंबी लंबी सैर करते हैं। निटिरी कहीं ना कहीं अब जैक को पसंद भी करती है। जैक भी निटिरी को पसंद करता है। और एक दिन जब ये दोनों के दोनों अपने अपने इकरान पर होते हैं, तभी आसमान से एक बहुत बड़ा इकरान जो छोटे इकरानों को खा जाता है, जैक के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से जैक और निटिरी को भागना पड़ता है। ये दोनों के दोनों किसी तरह से उस इकरान से बच जाते हैं। रात को इकिरी बताती है कि इसे त्रुक कहा जाता है। आज तक नावी कुल के इतिहास में सिर्फ 5 बार लोगों ने इसकी सवारी की है। ये हमारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। मेरे दादा के दादा ने इस पर सवारी की थी। ये वो वक्त था जब हमारी दुनिया बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी, पर मेरे दादा के दादा ने जब तुरुक की सवारी की तो सभी कबीले एक हो गए। जैक को इनके रीति रिवाज, इनका रहन सहन बहुत पसंद होता है और जैक ने अपनी परीक्षा भी पूरी कर ली है, इसीलिए जैक को पूरे रीति रिवाजों से ये अपने में शामिल कर लेते हैं। निटिरी जैक को एक पवित्र जगह पर ले जाती है। वो कहती है कि यहाँ हम प्रार्थना करते हैं। इसे आवाजों का पेड़ कहा जाता है, हमारे पूर्वजों की आवाजें। और जब जैक अपने बालों को उस पेड़ की लताओं से जोड़ता है तो उसे सच में वहां से आवाजें आती है। निटिरी उसे बोलती है कि अब तुम हम में से एक हो, अब तुम इस वृक्ष की लकड़ी से एक धनुष बना सकते हो और कबीले से किसी भी लड़की को अपने लिए चुन सकते हो। जैक कहता है कि मैं पहले चुन चुका हूं, पर उसे भी मुझे चुनना होगा। निटिरी समझ जाती है कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है। निटिरी कहती है कि वो पहले चुन चुकी है और इसके बाद ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब निटिरी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वहां पर एक बहुत बड़ी मशीन है जो चारों तरफ पेड़ों को तोड़ रही है। वो जैक को उठाने की कोशिश करती है, पर जैक इंसानों की दुनिया में यानी कि इंसानी रूप में उठा होता है। उसे यहाँ उठने के लिए मशीन के अंदर जाना होगा। जैक जल्दी से मशीन के अंदर जाता है, जिससे उसकी क्लोन वाली बॉडी एक्टिव हो जाती है। वो जाग जाता है। वो देखता है कि इंसान कुल देवता के वृक्ष को तोड़ रहे हैं। वो उस मशीन के ऊपर चढ़ जाता है और उसके कैमरे को तोड़ देता है, पर तभी यहाँ पर सिपाही उस पर गोलियां चलाते हैं, जिस वजह से जैक वहां से निकल जाता है। दरअसल 3 महीने पूरे हो चुके हैं और अब पीटर और कर्नल के आदमी इस जगह पर हमला करने वाले हैं। जेक और निटिरी कबीले के पास जाते हैं। यहाँ पर ग्रेस भी होती है जो इन्हीं के रूप में होती है। जेक और ग्रेस इन्हें बताना चाहते हैं कि इन पर हमला होने वाला है, पर इससे पहले कि उन्हें बताते, कर्नल उस कैमरे में जिस कैमरे को जेक ने तोड़ा था उसमें जेक की फोटो देख लेता है। इस बात से कर्नल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस जगह जाता है जहाँ पर स्लीपिंग चैम्बर्स हैं। दरअसल ये स्लीपिंग चैम्बर्स इनके बेस से बहुत दूर जंगल में होते हैं। कर्नल वहां पर पहले ग्रेस का और उसके बाद जेक का स्लीपिंग चैम्बर ऑफ कर देता है, जिससे वो उस दुनिया में यानी कि क्लोन रूप में पूरी तरह से डेड हो जाते हैं और इंसानी रूप में होश में आ जाते हैं। जेक और ग्रेस पीटर और कर्नल को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके घर को, उनके जंगल को तबाह मत करो। यहाँ पर हर एक पेड़ का दूसरे पेड़ से कनेक्शन है। साथ ही जिस गांव पर तुम हमला करने वाले हो वहां पर कई 100 परिवार रहते हैं, वहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं। पीटर इन दोनों को कहता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ, 1 घंटे में उस जगह को खाली करवा दो। जैक और ग्रेस अपने स्लीपिंग चैम्बर में चले जाते हैं और इसके बाद वो अपने अवतार वाले रूप में जागते हैं, जहां पर जैक कबीले वालों को बताता है कि यहाँ पर बहुत जल्दी इंसानी आर्मी आने वाली है, वो तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर देगी। तुम चाहकर भी उनके हथियारों का सामना नहीं कर सकते। इंसानों ने मुझे इसीलिए यहाँ पर भेजा था। ये सुनकर निटिरी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वो जैक से पूछती है कि तुम्हें पता था कि ये सब होने वाला है? जैक कहता है कि हाँ, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस जगह से प्यार करता हूँ, मैं तुम में से एक हूँ। निटिरी को बहुत गुस्सा आता है
वो कहती है कि तुम हम में से एक कभी नहीं हो सकते। और इसके बाद जैक को और ग्रेस को बंदी बना लिया जाता है और कबीले का जो सरदार होता है वो ऐलान करता है कि हम इंसानों का मुकाबला करेंगे। वहीं कर्नल अपनी पूरी फौज लेकर इनके गांव तक पहुंच जाता है। यहाँ पर एक बहुत विशाल पेड़ होता है, इतना विशाल पेड़ इस पूरे प्लेनेट पर और कहीं भी नहीं होता। कर्नल देखता है कि जैक को और ग्रेस को बंदी बना लिया गया है। वो समझ जाता है कि इन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, इसीलिए वो अपनी आर्मी को इन पर हमला करने का ऑर्डर देता है और एक के बाद एक कई मिसाइलें छोड़ी जाती है, जिस वजह से बहुत सारे नावी लोग मारे जाते हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर होता है और तभी निटिरी की मॉम, जो कि धर्म गुरु भी है, वो चाकू लेकर जैक के पास आती है और उसे कहती है कि अगर तुम हम में से एक है तो मदद करो। वो उसकी रस्सियां काट देती है और अब जैक भी इनकी मदद करने की कोशिश करता है, पर तभी इनका विशाल पेड़ गिरना शुरू हो जाता है, जिस वजह से इन सबको यहाँ से भागना पड़ता है। निटिरी के पिता, जो कि कबीले के सरदार हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जैक की और ग्रेस की मशीन को भी बंद कर दिया जाता है और वो इंसानी रूप में उड़ जाते हैं। इन दोनों को और इनके साथी नॉर्म को भी बंदी बना लिया जाता है। इंसानी पायलट में एक लेडी पायलट होती है, जिसे ऐसा लगता है कि यहाँ के प्लेनेट वालों के साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसीलिए बड़ी चालाकी से वो इन तीनों को यहाँ से अपने फाइटर प्लेन में छुड़ा कर ले जाती है। ये उस जगह जाते हैं जहाँ पर जंगल में इनके स्लीपिंग चैम्बर्स हैं। ये स्लीपिंग चैम्बर्स को वहां से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं ताकि कोई भी मशीन को बंद ना कर सके। और एक बार फिर से जैक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर जाता है और अगले पल वो क्लोन के रूप में उठ जाता है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ राख ही राख है। ये एक तबाही का मंजर होता है। जैक कहता है कि उन्हें मेरी मदद की जरूरत है और मुझे उनकी मदद की, लेकिन मुझे अपनी वफादारी एक बार फिर से साबित करनी होगी। वो अपने इकरान को बुलाता है और आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। उसके नीचे तुरुक भी उड़ रहा होता है। तुरुक इस प्लेनेट का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा पक्षी है। जैक अपने इकरान को नीचे की तरफ, जहां पर तुरुक उड़ रहा होता है, उस तरफ चलने के लिए कहता है और वो अपने इकरान से तुरुक के ऊपर छलांग मार देता है। वहीं हमें नावी लोगों को दिखाया जाता है जो सब के सब प्रेयर्स कर रहे होते हैं और तभी वहां पर सब डर जाते हैं क्योंकि उनकी तरफ इकरान बढ़ रहा होता है, जो पशु पक्षी यहाँ के लोगों को सबको मार के खा जाता है। पर जब यहाँ के लोग ध्यान से देखते हैं तो वो देखते हैं कि उसके ऊपर जैक सवारी कर रहा है। ये देखकर सबके सब डर जाते हैं क्योंकि आज से पहले सिर्फ 5 ही लोग तुरुक की सवारी कर पाए। निटिरी को भी एक बार फिर से जैक पर विश्वास हो जाता है। जैक यहाँ पर ऐलान करता है कि इंसानी लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इस जगह को खाली कर दें, पर अब एक संदेश इंसानों तक भी पहुंचाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे। ये हमारी जमीन है। बाकी कबीले वालों को भी ऐलान कर दो कि तुरुक मकटू ने उन्हें बुलाया है। दरअसल जो तुरुक के ऊपर सवारी करता है उसे तुरुक मकटू कहा जाता है और जैक का संदेश पूरे प्लेनेट पर फैला दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर और भी बहुत सारे नावी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब जैक आत्माओं के वृक्ष के पास जाता है जहाँ पर वो इस प्लेनेट की देवी, जिसका नाम एवा है, उनसे प्रार्थना करता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि हम इंसानों को हराने के लिए काफी नहीं हैं, पर आप इस प्लेनेट के हर एक जीव जंतु, हर एक पशु पक्षी में वास करती हैं। मुझे आपकी जरूरत है। अगले दिन इंसान इनके आत्माओं के पेड़ को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैक और उसके सभी साथी युद्ध के लिए तैयार होते हैं। जैक के कुछ साथी हवा से अपने पक्षियों पर इन पर हमला करते हैं, कुछ लोग जमीन से भी हमला करते हैं। जैक के पास इस प्लेनेट का सबसे बड़ा पक्षी है, इसीलिए वो इंसानों के बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को अपने तुरुक के पंजों से पकड़कर फेंक देता है। जैक बहुत ही बहादुरी से सामना करता है, लेकिन इंसानों के पास हथियार है, गोलियां हैं, जबकि इस प्लेनेट के लोगों के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे इस प्लेनेट के लोगों की हार होना शुरू हो जाती है और एक पल ऐसा आता है जब निटिरी फंस जाती है। सोल्जर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, वो भी इंसानों के सामने आने वाली होती है। तभी सभी इंसानों को रेडियो पर मैसेज दिया जाता है कि बहुत तेजी से कोई तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आता और बहुत जल्द इस प्लेनेट के खतरनाक खतरनाक जानवर, जिन पर गोला बारूद का भी कोई असर नहीं होता, वो इंसानों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। वहीं आसमान में बहुत सारे इकरान इनके हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देते हैं। यानी जैक ने जो देवी एवा से प्रार्थना की थी, देवी एवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। और कर्नल अभी भी हार नहीं मानता। वो अपने बहुत बड़े रोबोट के अंदर फिट हो जाता है और जैक पे हमला करता है। जैक और उसके बीच में बहुत घमासान लड़ाई होती है। कर्नल कहता है, शायद तुम अपनी असलियत भूल गए। दरअसल कर्नल को स्लीपिंग चैम्बर दिख जाता है जिसके अंदर इंसानी जैक सो रहा है। वो स्लीपिंग चैम्बर को तोड़ना शुरू कर देता है। जैक दोबारा उसके ऊपर हमला करता है, पर अब जैक का इंसानी रूप उठना शुरू हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्लोन वाला जैक कमजोर पड़ जाता है। कर्नल चाकू से जैक
का गला काटने वाला होता है कि नीटिरी वहां पर पहुंच जाती है और अपने जहरीले तीर कर्नल के सीने के आर पार कर देती है। कर्नल की मृत्यु हो जाती है। पर वहीं अब जैक का इंसानी रूप जाग चुका है, इसीलिए क्लोन पूरी तरह से डेड हो जाता है। जैक को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि वो इस वातावरण में बिना ऑक्सीजन मास्क के सांस नहीं ले सकता। वो मास्क को निकालने की कोशिश भी करता है पर अपने पैर खराब होने की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। और अब जैक का इंसानी रूप अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। नीटिरी को यह एहसास हो जाता है कि जैक का इंसानी रूप अंदर है। वो जल्दी से अंदर जाती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता पर जल्दी वो समझ जाती है कि जैक इस वातावरण में सांस नहीं ले पा रहा, इसीलिए वो उसके चेहरे पर उसका ऑक्सीजन मास्क लगा देती है जिससे जैक को एक बार फिर से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है। जैक अब पूरी तरह से ठीक है पर जैक इस प्लेनेट से वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए सभी इंसानों को वापस उनकी धरती पर भेज दिया जाता है। पर कुछ लोग जो दिल के साफ हैं उन्हें यहाँ पर रहने की इजाजत दे दी जाती है। जैक भी इसी प्लेनेट पर रुक जाता है। इसके बाद जैक के इंसानी शरीर को और उसके क्लोन वाले शरीर को आत्माओं के पेड़ के पास लाया जाता है जहां पर सभी नावी लोग आत्माओं के पेड़ से प्रार्थना करते हैं और जैक के इंसानी शरीर की आत्मा हमेशा के लिए क्लोन वाले शरीर में ट्रांसफर कर दी जाती है। यानी कि अब वो हमेशा के लिए एक नावी बन गया है। अब वो पूरी तरह से इन्हीं लोगों में से एक है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। इस मूवी का बजट था $237 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $2.8 बिलियन की। ये आज तक की हॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।